हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन एशियन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पोप। हम लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जॉन ड्राइडन का एन एशियन ड्रामेटिक पोइजी वो डिस्कस किया इन डिटेल में। वो वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अलेक्जेंडर पोप एज अ पोइट हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो उसकी सीरीज हमने अपलोड कर ली है। अलेक्जेंडर के पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इसमें डिस्कस करेंगे एन एशियन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पोप डिटेल में। डाइडेक्टिक पोएम है, फर्स्ट पब्लिश एनोनिमसली इन मे 1711, रिटन 1709 to 1711 when Pope was 22-23 years old। मतलब ये पोएम जो है ये पब्लिश हुई है 1711 में। 1709 से जो है लिखना स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर पोप ने और 1711 में इसको पब्लिश किया। वो जस्ट 22-23 साल के थे जब उन्होंने ये पोएम पब्लिश करवाई। Pope worked in the poem for about 3 years, beginning early in career and completed it in 1711। लगभग 3 साल से उन्होंने इस पोएम पे काम किया अच्छी तरीके से। उसके बाद 1711 में इस पोएम जो है पब्लिश करवाया। It's written in heroic couplet, iambic pentameter, and takes the form of didactic verse as a modeled on Horace's Ars Poetica and classical traditions। ये पोएम जो है हीरोइक कपलेट में लिखी गई। आपको पता है अलेक्जेंडर पोप हीरोइक कपलेट के लिए जाने जाते हैं और यूज किया गया आयाम पेंटामीटर, 5 मीटर के आयाम्स यूज किए गए हैं। और डाइडेक्टिक स्टाइल मतलब प्रीचिंग स्टाइल है। ये बताती है, समझाती है, एक जो है पढ़ाने का काम करती है, प्रीच का काम करती है। ये पोएम समझाने का काम करती है और वर्स ऐसे में लिखी गई है क्योंकि पोएम है। और इन्होंने जो है ये हॉरेस का जो है आर्ट्स पोएटिका उसको जो है मॉडल मानते हुए ये पोएम लिखी है, उनको फॉलो करते हुए ये पोएम लिखी है। Pope draws inspiration from ancient critics and poets Homer, Virgil, Aristotle, Horace, Longinus, and Boileau, arguing that ancients provide the ideal standard for taste. The poem is divided into 3 parts। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं एंशियंट्स को, एंशियंट क्लासिकल और ग्रीक राइटर्स को, ग्रीक और एंशियंट क्रिटिक्स को। जैसे अलेक्जेंडर पोप है, प्लेटो है, होमर है, वर्जिल है, हॉरेस है, लॉन्जाइनस, ये सारे एंशियंट क्लासिकल ग्रीक और राइटर्स हैं। इनको फॉलो करते हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं। तभी इनको नियो क्लासिकल बोलते हैं, नियो क्लासिकल क्रिटिक। चाहे जॉन ड्राइडन हो चाहे अलेक्जेंडर पोप हो, ये नियो क्लासिकल क्यों है? क्योंकि ये क्लासिकल राइटर्स के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह जो है अलेक्जेंडर पोप ने यही किया और इस पोएम में भी यही मेंशन किया है। उनको जो है फॉलो करते हुए ये पोएम लिखी है। ये पोएम 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट फाउंडेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म बताता है, सेकंड में फॉल्ट ऑफ क्रिटिक्स एंड पोइट्स बताता है, थर्ड में वर्च्यूज ऑफ ग्रेट क्रिटिक और मॉरल एक्सहॉर्टेशन बताता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, वो याद रखनी है। अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगेट डिवाइन, फूल्स रश इन वियर एंजल्स फियर ट्रेड। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। Pope warns against critics who rely on superficial learning, envy, or pride, comparing them to underdeveloped insects or imbalanced hybrids। ये इंपॉर्टेंट है। जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उन क्रिटिक्स को जो लर्निंग करते हैं, दिखावे के लिए लर्निंग करते हैं, जलते हैं किसी पे और प्राइड करते हैं। उनको कंपेयर करता है अंडरडेवलप्ड इंसेक्ट्स के साथ। बोलता है ये अंडरडेवलप्ड इंसेक्ट्स हैं और इम्बैलेंस हाइब्रिड्स हैं। और पोप जो है क्या करता है, एक लीडिंग फिगर है। ये इंट्रोड्यूस करता है क्रिटिसिज्म फ्रॉम कंटेम्परेरीज, मतलब फिगर एंड इंट्रोड्यूस क्रिटिसिज्म फ्रॉम कंटेम्परेरीज लाइक जॉन डेनिस। तो पोप ने जो जब ये पोएम लिखी एन एशियन क्रिटिसिज्म, तो इनके कंटेम्परेरी जॉन डेनिस ने इनको क्रिटिसाइज किया। जॉन डेनिस पहले इंसान है जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं इस पोएम पे। वो रिस्पॉन्स, उसने रिस्पॉन्स किया और अटैक किया पॉप को। और जो पॉप ने बाद में इस जॉन डेनिस की क्रिटिसिज्म को डनसियर्ड में रिस्पॉन्स किया। मतलब पॉप को अगर कोई क्रिटिसाइज करे, पॉप बख्शता नहीं था, वो क्रिटिसाइज वापस करता ही था। तो उसने किस में क्रिटिसाइज किया? डेनिस में, डनसियर्ड में। तो पार्ट 1 पढ़ते हैं डिटेल में। पार्ट 1 में इस पोएम में जो एशियन क्रिटिसिज्म है इसमें बताते हैं, पोप एक्सप्लेन्स दैट बोथ क्रिटिक्स एंड राइटर्स शुड अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर पोएट्री सेट फोर्थ बाय एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। तो बोलता है कि जो भी क्रिटिक्स और राइटर्स हैं उनको समझना चाहिए, जब भी वो लिखते हैं उनको अंडरस्टैंड करने चाहिए रूल्स ऑफ पोएट्री
कौन से? जो एंशिएंट ग्रीस और रोमन राइटर्स ने दिए हैं, वो रूल्स अंडरस्टैंड करने चाहिए, उसके बाद लिखना चाहिए। दीज रूल्स वर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ नेचर सच एज बैलेंस, सिमेट्री एंड ब्यूटी विदाउट ऑर्नामेंटेशन। बोलते हैं वो रूल्स जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स ने दिए हैं वो बैलेंस्ड हैं, वो उनमें सिमेट्री है, उनमें ब्यूटी है, उनमें जो है दिखावापन नहीं है। बोलता है टू ट्रूली फर्स्ट फॉलो नेचर, राइटर्स एंड देयर क्रिटिक्स मस्ट हैव गुड जजमेंट एंड विट। बोलता है कि राइटर्स को क्या करना चाहिए? नेचर को फॉलो करना चाहिए, पोइट्स और राइटर्स को उनको जजमेंट होना चाहिए, विट को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे ह्यूमर यूज करना है। While it is important for writers to stick to the rules, critics should also understand that sometimes new approaches are needed for newly developing truths. बोलता है कि ये जो रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्रिटिक्स को उन रूल्स को स्टिक रहना चाहिए, मगर ये भी समझना चाहिए राइटर्स को कभी कभी जो है एक न्यू अप्रोच जरूरत होती है, नया ट्रूथ एस्टेब्लिश करने के लिए, नया ट्रूथ लाने के लिए पॉइंट्स में एक नई अप्रोच की जरूरत होती है। Exceptions to the rules are only made for particularly intelligent, witty and accomplished authors. जो exceptions rules होते हैं वो खास करके intelligent और witty और accomplished authors के लिए होते हैं exception rules. पार्ट 2 में क्या बोलते हैं अलेक्जेंडर पोप फोकस करते हैं क्रिटिक्स पे एंड लिस्ट मेनी वेज दैट देयर क्रिटिसिज्म इज इनफेक्टिव एंड इनएप्रोप्रिएट। ये बहुत सारे रूल्स बताते हैं कहाँ पे क्रिटिक्स के जो है उनकी क्रिटिसिज्म इनएफेक्टिव है, कहाँ कहाँ पे वो गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ पे वो इनअप्रोप्रिएट है। ये क्रिटिसाइज करता है यहाँ पे क्रिटिक्स और राइटर्स को। ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इंक्लूड कंसीडरिंग द पार्ट एंड नॉट द होल ऑफ द वर्क, paying attention only to rules and not to the content, judging because of metaphor, imagery, style or other less relevant qualities of poems। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। वो कंसिडर करते हैं पार्ट को, किसी पार्ट को पढ़ते हैं क्रिटिक्स, पोएम के किसी पार्ट को पढ़ते हैं, वहीं पे क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, पूरे वर्क को नहीं पढ़ते हैं। वो अटेंशन जो क्रिटिक्स हैं आजकल के बोलता है वो सिर्फ क्या करते हैं रूल्स को अटेंशन देते हैं, रूल्स फॉलो किया है पोएट ने या नहीं किया है, कंटेंट को ध्यान ही नहीं देते हैं, कंटेंट को वो पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जज करते हैं पोइट्स को, राइटर्स को, आज के क्रिटिक्स क्या जज करते हैं? मेटाफर पे, सिमिली पे या इमेजरी पे या स्टाइल पे, मगर उनकी जो रेलिवेंस है वो देखते ही नहीं है। और ये यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप जो है प्रेज करते हैं, praising works simply because they are new, extreme, foreign or expose certain points of view। बोलता है कि उनको जो है वर्क को जो है क्या करना चाहिए? प्रेज करना चाहिए, उनको वर्क जो है हर एंगल से देखना चाहिए। क्रिटिक्स को किसी चीज को पकड़ के क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्रिटिक्स को ही जहाँ टारगेट कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? द लास्ट पार्ट ऑफ एशियन क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम मोर पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग पर्सपेक्टिव। लास्ट में एक सॉल्यूशन देते हैं, एक एनकरेजिंग पर्सपेक्टिव बताते हैं। पोप एक्सप्लोर्स व्हाट मेक्स अ ग्रेट क्रिटिक। बोलता है एक अच्छा क्रिटिक बनने के लिए क्या होना चाहिए? द आइडियल क्वालिटी ऑफ अ क्रिटिक शुड पोजेस इंक्लूड इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी एंड करेज। ये तीन चीजें होनी चाहिए एक क्रिटिक में। क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए और करेज होना चाहिए। द पोएम closes with an extended tribute to the ancient Greek and Roman writers as well as English writers who Pope feels best emulate and the ancients। बोलता है यहाँ पे ट्रिब्यूट करता है एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को, बोलता है वो बेस्ट है, उनमें इंटीग्रिटी थी, ह्यूमिलिटी थी, करेज था, रूल्स को फॉलो करते थे, रूल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बेस्ट क्रिटिक्स आर बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव, कंसिडरिंग their words carefully, knowing that they make एंड ब्रेक आथर्स करियर। और वो जो है उनका बैलेंस्ड व्यू होता था, रिफ्लेक्टिव होता था, वो ब्रेक भी कर सकते थे आथर का करियर को और बना भी सकते थे, इतना उनमें पोटेंशियल था, वो रियल नेचर को फॉलो करते थे। अब इंपॉर्टेंट लाइंस इस पोएम की वो याद जरूर रखना बहुत, ये इनकी लाइंस जो है वो वर्ल्ड क्लास लाइन है। वर्ड्स आर लाइक लीव्स एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड, मच फ्रूट ऑफ सेंस नीथ इज रेयरली फाउंड। हीरोइक कपलेट है ना, देखो इनकी राइम जुड़ती है, बाउंड फाउंड। आवर जजमेंट लाइक आवर वॉचेस नन, गो जस्ट अलाइक येट ईच बिलीव्स हिज ऑन, men must be taught as if you taught them not, and things unknown proposed as things forgot। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, ट्रस्ट नॉट योर सेल्फ बट योर डिफेक्ट्स टू नो, make use of envy friend and envy
एवरी फो मतलब दुश्मन। ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। यहाँ पे ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट मैं ढूंढ रहा था। ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस what often was taught but never so well expressed। यहाँ पे something whose truth convinced inside we find that gives us back an image for our mind। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये आपने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे वर्ल्ड क्लास की लाइन जो अभी हमने ये वाली डिस्कस की, ये भी याद रखनी है। कंप्लीट वीडियो हमने बनाई इस पोएम पे, मैं सोचता हूँ कि सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमने इंक्लूड की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।